हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। इस लेक्चर में आज हम पढ़ रहे हैं शुष्क भूमि में नमी संरक्षण की तकनीक, मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक्स इन ड्राईलैंड। ओके, जो हमारी पहली तकनीक है वो है टिलेज, जुताई। इसकी परिभाषा की अगर बात करें, जुताई वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी को हल या अन्य उपकरणों की मदद से तोड़ा पलटा मुलायम किया जाता है। इसके अब हम महत्व की बात करते हैं। यह मिट्टी की संरचना में सुधार करती है, नमी को मिट्टी के अंदर संरक्षित रखने में मदद करती है। मिट्टी की सतह पर पड़ी कड़ी परत को तोड़ती है, जिससे जल रिसाव और वायु प्रवाह बेहतर होता है। उसके बाद जो दूसरी विधि है, जैसे हम बात कर रहे थे मॉइस्चर कंजर्वेशन की, टिलेज के बाद जो दूसरी विधि है वो है चिकनी मिट्टी में नमी संरक्षण, फॉलोइंग इन क्ले सॉइल। परिभाषा की बात करें, चिकनी मिट्टी में नमी संरक्षण का उद्देश्य मिट्टी में पानी की धारण क्षमता बढ़ाना और इसे लंबे समय तक बनाए रखना है। देखिए, चिकनी मिट्टी यानी क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? क्ले सॉइल कहते हैं। तो क्ले सॉइल की एक विशेषता होती है कि पानी को लंबे समय तक अपने आप में धारण किए रहती है, ठीक है, यानी लंबे समय तक एब्जॉर्ब कर रखती है। इसके महत्व की बात करें, चिकनी मिट्टी पानी को लंबे समय तक धारण कर सकती है। इसमें नमी अधिक समय तक टिकाऊ रहती है, जिससे फसल की सिंचाई की आवश्यकता कम हो जाती है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक है वो है मल्चिंग। देखिए, मल्चिंग आपसे सीधा डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि मल्चिंग क्या होती है। ओके, मल्चिंग होती है, मल्चिंग वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी को फसल अवशेषों, भूसा, घास या प्लास्टिक जैसी सामग्री से ढका जाता है। इससे मैं समझाता हूँ। ऐसे मल्चिंग को एक प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या कर देते हैं कि मिट्टी को प्राकृतिक अवशेष जो होते हैं, जैसे भूसा हो गया, फसल के अवशेष हो गए, पराली, ये सब इनके माध्यम से ढक देते हैं। और इसमें आर्टिफिशियल एलिमेंट्स जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे पॉलीथीन हो गया, इनका यूज भी कर सकते हैं। अगर एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जो स्ट्रॉबेरी होती है उसमें मल्चिंग करना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी के फ्रूट्स होते हैं यानी फल, वो अगर मिट्टी में स्पर्श कर जाते हैं तो उसमें स्पॉट आ जाता है, यानी सड़न उत्पन्न हो जाती है। ओके, फिर अगर सड़न उत्पन्न होगी तो वो बिकेंगे नहीं, ये एक उद्देश्य ही होता है। लेकिन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में यह मिट्टी में नमी बनाए रखने में सहायक है। मल्चिंग मिट्टी के तापमान को संतुलित रखती है, यह खरपतवारों को बढ़ने से रोकती है, मिट्टी के कटाव को कम करती है, ठीक है, यानी सॉइल इरोजन को भी कम कर देती है ये। मल्चिंग के बाद जो 4 नंबर पर विधि है वो है इन सीटू नमी संरक्षण, इन सीटू मॉइस्चर कंजर्वेशन इंग्लिश में कहेंगे इसे। परिभाषा की बात करें तो इन सीटू नमी संरक्षण का मतलब है खेत में नमी को प्राकृतिक रूप से संरक्षित करने के उपाय, जैसे पानी के प्रवाह को नियंत्रित करना। इसके महत्व की बात करते हैं, यह मिट्टी में पानी की उपलब्धता को बनाए रखता है, मिट्टी के पोषक तत्वों को संतुलित करता है, मिट्टी की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। पांचवी जो मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक है वो ब्रॉड वेड या फैरो विधि है, यानी ब्रॉड वेड एंड फैरो मेथड, ये इक्रीसैट द्वारा प्रतिपादित है। परिभाषा की बात करें, यह तकनीक वर्टिसोल यानी ब्लैक सॉइल में बेड या फैरो बनाकर जल संरक्षण के लिए अपनाई जाती है। बेड की जो चौड़ाई रखी जाती है वो 100 सेंटीमीटर रखी जाती है और ऊंचाई जो रखी जाती है 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। पानी की निकासी में सुधार करती है। ये विधि क्या करती है? पानी के निकासी में यानी ड्रेनेज में हेल्प करती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों 750 mm से अधिक, ठीक है, से में उपयुक्त होती है। ऐसे ये कहाँ पर अपनाई जाती है? तो जहाँ पर 750 mm से अधिक वर्षा होती है। मिट्टी की संरचना और नमी बनाए रखने में मदद करती है।
इसके महत्वों की बात करें यानी इंपॉर्टेंस की बात करें कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहला इंपॉर्टेंस है नमी संरक्षण में मदद करता है। नमी को मिट्टी में संरक्षित रखता है जिससे फसल की सिंचाई की आवश्यकता कम हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंस जो है इसका अतिरिक्त जल निकासी सुनिश्चित करता है। यह तकनीक पानी के ठहराव को रोकने में मदद करती है जिससे फसल सड़ने से बच जाती है। देखिए कुछ फसलें जो होती हैं अगर उनमें जल भराव की स्थिति, देखिए कुछ क्या नॉर्मली खरीफ की फसलें छोड़ दी जैसे धान हो गया, तो अगर उनमें उनके अलावा बहुत सी फसलें होती हैं जिनमें जैसे गेहूं हो गया, उनमें अगर जल भरा हो गया तो सड़न उत्पन्न हो जाता है, पीली पड़ जाती हैं, हमारी जो क्रॉप होती है गेहूं की पीली पड़ जाती है, ओके, जिससे उत्पादन बहुत कम हो जाता है। बेहतर जल निकासी प्रणाली प्रदान करता है, जल प्रबंधन को प्रभावी बनाता है और जल भराव को रोकता है। बुआई के लिए उपयुक्त, इन तकनीकों का उपयोग बीज ड्रिलिंग जैसी आधुनिक बुआई तकनीकों के साथ किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दूसरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा क्योंकि इससे रीच बढ़ जाती है तो फिर हमें व्यूज मिल जाते हैं जिससे मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए लेक्चर्स ला पाते हैं। अगली जो छठी विधि है मॉइस्चर कंजर्वेशन की, डेड फैरो, ओके, इसकी परिभाषा की बात करें तो डेड फैरो वह प्रक्रिया है जिसमें फसल पंक्तियों के बीच खाली स्थान पर हल चलाकर गहरी नालियां, इन नालियों का आकार होता है 2.4 से 3.6 सेंटीमीटर बनाई जाती हैं, यानी इनकी गहराई कितनी होती है 2.4 से 3.6 सेंटीमीटर होती है। इसके महत्व की अगर हम बात कर लें तो भारी बारिश से पहले जल संरक्षण, यह विधि जल रिसाव की क्षमता को बढ़ाती है। मिट्टी के कटाव को रोकना, मिट्टी की सतह पर स्थिर रहती है, मिट्टी की सतह को स्थिर रखती है और कटाव को कम करती है। नंबर 3, फसल की वायु प्रवाह क्षमता, बेड फैरो जल पंक्तियों के बीच हवाओं के प्रवाह को सुगम बनाती है। देखिए डेड फैरो क्या होता है, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, इसमें तो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं लेकिन इन जनरल डेड फैरो को मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा आपको कैसे दिखते हैं। जब आपने देखा होगा खेतों में, क्योंकि हम लोग नॉर्मली रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं तो खेत की जुताई तो देखी होगी। जब हम हैरो से जुताई कराते हैं तो कई बार देखते हैं कि पाटा चलाने से पहले कुछ एरिया में एक खाली स्थान जैसा बन जाता है, जब समतल नहीं हो पाता है तो उसमें खाली स्थान बन जाता है, गहरी नाली जैसी बन जाती है, वही डेड फैरो होती है। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, मानव निर्मित होती हैं ये। इसका उद्देश्य ही होता है मॉइस्चर कंजर्वेशन करना, यानी जल भराव सुनिश्चित करना। इसकी कितनी विधियों की बात करें अगर हम, तो इसकी लकड़ी के हल का उपयोग करके इसे बनाया जाता है। इसकी विधि है, विधि हेडिंग ऊपर थी, दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए विधि हेडिंग यहाँ पर पड़ी हुई है। उसके बाद पढ़ते हैं विधि हेडिंग में क्या लिखा गया है। लकड़ी के हल का उपयोग करके इसे बनाया जाता है। इसे भारी बारिश सितंबर-अक्टूबर से पहले तैयार करना चाहिए। कब करना चाहिए, तो सितंबर-अक्टूबर के समय करना चाहिए, यानी पहले करना चाहिए। अतिरिक्त लाभ की बात करें तो फसल की जड़ों तक नमी को बढ़ावा देती है, फसल की जड़ों तक नमी को बढ़ावा देती है, फसल वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती है। इसके बाद जो अगली 7वीं जो मॉइस्चर कंजर्वेशन की तकनीक है वो है कंपार्टमेंट बेड, ओके, इसे इंग्लिश में भी कंपार्टमेंट बेड ही कहेंगे। परिभाषा, कंपार्टमेंट बेड एक प्रकार की जल संरक्षण तकनीक है जिसमें खेत को छोटे छोटे खंड को कंपार्टमेंट्स कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में कंपार्टमेंट्स में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक खंड को मिट्टी के बंड यानी मेड़ों से घेरा जाता है ताकि वर्षा जल को इन खंडों में संग्रहित किया जा सके और मिट्टी की नमी बनाए रखी जा सके। अब क्यों किया जा रहा है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पढ़ते हैं हम। नमी संरक्षण, खेत में वर्षा के
पानी को खंडों के अंदर रोककर मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। जल निकासी नियंत्रण, पानी के प्रवाह को नियंत्रित करके कटाव को रोका जाता है। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखना, जल और मिट्टी के पोषक तत्वों का क्षरण रोकने में सहायक है। फसल उत्पादन में सुधार, बेहतर नमी उपलब्धता के कारण फसल में वृद्धि और उपज वृद्धि होती है। सिंचाई की आवश्यकता कम करना, सिंचाई की आवश्यकता कम करना, संग्रहित वर्षा जल का उपयोग फसलों की आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। अब इसकी विधि की बात कर लेते हैं कि इसका मेथड क्या है। पहले क्या करते हैं, खंडों का निर्माण करते हैं, यानी जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उन्हें बनाया जाता है। खेतों को आयताकार या चौकोर खंडों में विभाजित किया जाता है। खंडों के चारों ओर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचे और 30 सेंटीमीटर चौड़े बंड्स बनाए जाते हैं। वो मिट्टी का समतलीकरण होता है। प्रत्येक खंड को समतल किया जाता है ताकि पानी संग्रहित हो सके। देखिए, अगर कोई खंड है ऊबड़ खाबड़ है, यानी कहीं पर वो ऊंचा है कहीं पर नीचा है, तो पानी उसमें सही से संग्रहित नहीं हो पाएगा। उसके बाद फसल व्यवस्था, फसल की पंक्तियों को बंड्स के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। इसके लाभ की बात कर लेते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जल संग्रहण, प्रत्येक खंड में पानी जमा रहता है जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती है। जल कटाव रोकना, पानी के प्रवाह को धीमा करके मिट्टी के कटाव को कम करता है। देखिए, जब पानी का प्रवाह तेज होता है तो मिट्टी कटती है, लेकिन अगर पानी का प्रवाह स्थिर हो गया है और धीमा है तो वो कटाव को रोकेगा। सूखे के समय उपयोग, संग्रहित पानी का उपयोग सूखे के दौरान फसल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। कम लागत, यह तकनीक कम लागत में प्रभावी जल प्रबंधन प्रदान करती है। मल्टी क्रॉपिंग, विभिन्न खंडों में अलग अलग फसलें उगाई जा सकती हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं सूटेबल एरियाज की, यानी कंपार्टमेंट्स के लिए सूटेबल एरियाज हैं क्या। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र, यानी ड्राई एंड सेमी एरिड रीजन जो है, जहां वर्षा कम होती है और पानी की उपलब्धता सीमित होती है, वहां पर किया जाता है। उसके बाद ढलान वाले क्षेत्र, यानी स्लोपी लैंड्स, ढलान पर पानी और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। काली मिट्टी, हल्की मिट्टी वाले क्षेत्र जहां पर पानी का रिसाव ठहराव एक समस्या हो, यानी कहाँ पर किया जाता है, पहले शुष्क क्षेत्र जहाँ पर ढलान होती है, दूसरे में बात करें ढलान होती है, फिर जहाँ पर काली मिट्टी होती है। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, उसकी बात कर लेते हैं कंपार्टमेंट मेथड की। श्रम की आवश्यकता होती है, खंडों का निर्माण करने में अधिक श्रम और समय लगता है। रख रखाव, बंड्स की मरम्मत और रख रखाव नियमित रूप से करना पड़ता है। बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तकनीक प्रभावी नहीं हो सकती। कंपार्टमेंट बंड्स एक सरल, सस्ती, प्रभावी जल संरक्षण तकनीक है जो शुष्क क्षेत्रों में फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। जो अगली तकनीक है हमारी, जो 8वीं तकनीक है मॉइस्चर कंजर्वेशन की, स्कूप ऑन लैंड सरफेस है। मिट्टी की सतह पर छोटे गड्ढे, परिभाषा ये मिट्टी की सतह पर छोटे गड्ढे स्मॉल पिट होते हैं जिन्हें स्कूप कहा जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य जल के अवशोषण की प्रक्रिया को बढ़ाना, मिट्टी के कटाव को रोकना और बहकर आई हुई गाद यानी सेडिमेंट को रोकना है। ये गाद का मतलब है यहाँ पर कि जो मिट्टी बहकर आ रही उसे रोकना है। इसके मुख्य उद्देश्य और विधियों की बात करें तो जल अवशोषण बढ़ाना, इन गड्ढों के माध्यम से पानी को मिट्टी में अवशोषित किया जाता है। मिट्टी के कटाव को रोकना, मिट्टी के ऊपर से बहाने वाले पानी को धीमा करके कटाव को कम करता है, यानी जो मिट्टी के ऊपर से पानी बह रहा है उसे धीमा कर देता है, जिससे क्या होता है, कटाव कम होता है। गाद संरक्षण, बहकर आने वाली गाद को रोककर मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखता है। समय, मानसून से पहले गड्ढों का निर्माण किया जाता है ताकि अधिक से अधिक पानी संरक्षित हो सके।
इसके बाद जो हम तकनीक 9 नंबर पर अपनाते हैं वो है बेडिंग सिस्टम यानी बेडिंग प्रणाली। इस प्रणाली में छोटे खांचे फैरो बनाए जाते हैं और उनके बीच मिट्टी की उठी हुई क्यारियां रेस बेड बनाई जाती हैं। यह विधि मिट्टी और नमी संरक्षण के साथ साथ पानी के बहाव को रोकने में मदद करती है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो फैरो और बेड के आकार के बारे में बात करते हैं। पहले जो फैरो की चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर होती है, उठे हुए बेड की चौड़ाई समान रूप से बनाई जाती है। नमी संरक्षण यह प्रणाली मिट्टी की नमी बनाए रखती है। नंबर 3 पानी की बचत पानी के नुकसान को नियंत्रित करती है। फसल के लिए उपयुक्तता विशेष रूप से फसल की उपयुक्तता विशेष रूप से कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे दलहन और तिलहन के लिए उपयुक्त है। इवेपोरेशन कंट्रोल जो 10वां है इवेपोरेशन कंट्रोल है, इसमें मिट्टी के वाष्पीकरण के तरीकों को अपनाया जाता है। पहला है बाहरी वाष्पीकरण को कम करना। वाष्पीकरण सतह से ऊर्जा की आपूर्ति को नियंत्रित करना, मिट्टी की चालकता को कम करना, नमी को ऊपर उठने से रोकना। नंबर 3 मिट्टी की संरचना को ढीला करना, पानी को गहराई तक जाने की अनुमति देकर सतह पर पानी हानि को रोकना। जो 11वां है मॉइस्चर कंजर्वेशन का मेथड वो है शेल्टर बेड और विंड ब्रेक। परिभाषा शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में हवा मिट्टी की नमी के नुकसान के लिए जिम्मेदार होती है। शेल्टर बेड्स और विंड ब्रेक वाष्पीकरण को कम करने के लिए प्रभावी हैं। मुख्य कार्य की बात करें नमी संरक्षण करते हैं ये मिट्टी की नमी संरक्षण, अतिरिक्त वाष्पीकरण को रोकना, फसल उत्पादन में सुधार। मॉइस्चर कंजर्वेशन में जो अगली विधि है वो एंटी ट्रांसपेरेंट्स है, लेकिन हम इस लेक्चर में इसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि लेक्चर बड़ा हो गया और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ज़्यादा है, इसे अलग से भी पूछ लिया जाता है।